हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग क्लासेज। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। ये देखिए हमारा अध्याय 1 है और ये संख्या पद्धति है और ये एनसीईआरटी का बुक है। अगर आपको मिले तो वहाँ पर से ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन रहता है। 9th अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको 10th भी अच्छे से बन पाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या की कितनी प्रकार होती है और संख्या किसे कहते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रकार होती है। तो चलिए सबसे पहले उनका अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए कितनी संख्या के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम्मिश्र संख्या, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए कितनी हमारी अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर, परमेय संख्या को रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, सम्मिश्र संख्या को कम्प्लेक्स नंबर, सह अभाज्य संख्या का को प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या का ट्विन प्राइम नंबर, संपूर्ण संख्या का परफेक्ट नंबर। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है जो बच्चे होते हैं वो पहले इंग्लिश मीडियम पढ़ते रहते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं हिंदी मीडियम में, तो वो उनको समझ में आएगी कि संख्या है क्या। तुम्हारी कितनी संख्या हुआ, यहाँ पे संख्या जो है वो 15 है। देखिए उसके बाद क्या है, परमेय संख्या तो आप पता होगा, उसमें देख लिए थे। उसके बाद होता है परमेय संख्या का दशमलव रूप, उसके बाद है परमेय संख्या का मानक रूप, उसके बाद होता है और कुल मिला के आप मान लीजिए ये अपरमेय संख्या हम पिछले चैप्टर में भी लिखे थे। इसलिए 15 प्रकार की जो होती है वो क्या होती है, संख्या होती है। इस संख्या के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चैप्टर को बना पाइएगा। तो चलिए इसका हम डिफिनीसन देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है संख्या पद्धति। तो आपको संख्या के बारे में पहले पढ़ना होगा, तभी आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, जो कि आप जितनी भी संख्या मैंने आपको दिखाए, आप उस संख्या में से आपको पहले से कितने का अध्ययन था, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको 4 का अध्ययन था या 5 का अध्ययन था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले संख्या क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। संख्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर्स। तो संख्या एक अंदाज है जो प्रश्न के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी समूह में कितने वस्तुएं हैं। संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 जिन्हें अंक कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। फिर समझिए क्या लिखा है यहाँ पे, संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करती है कि किसी समूह में कितने वस्तुएं हैं। संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 जिन्हें अंक कहते हैं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संख्या को हम 1 2 3 से लेके 0 से लेके 9 तक को ही हम व्यक्त करते हैं ना, कि वो 3 वस्तुएं, यहाँ पे आप बोलते हैं 3 वस्तुएं, यहाँ पे कहते हैं 4 वस्तुएं, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या में जो हमारा सबसे पहला नंबर में होता है वो होता है क्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कहते हैं गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। कि किससे किया जाता है, n से सूचित किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, इसको हम क्या, ये अनंत, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फिनिटी, और इसको ये अनंत है। अनंत को हम इसी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, इसी से डिनोट करते हैं। तो देखिए गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित करते हैं। तो देखिए जैसे कि
1 से लेके जितनी भी सारी संख्या है वे सभी हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे हम n से सूचित करते हैं। तो देखिए हमारा अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1। और तथा बड़ी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अनंत। बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है। तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती रहती है। इसीलिए आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वे गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना हो गया, 1, तथा बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, अनंत। अब हमें देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो संख्या में मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय यानी क्या होता है, समूह को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। क्या कहते हैं, इसे W से सूचित किया जाता है पूर्ण संख्या को। देखिए सीधी सी भाषा में जैसे कि देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या था, गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 दे दिए, बस पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में यही अंतर है। अगर आप यहाँ पे 0 दे देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए जैसे कि 0 1 2 3। आप अगर पूर्ण संख्या सीधी भाषा में कह सकते हैं कि गिनती के 0 से शुरू गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या गिनती के संख्या में अगर हम शून्य लगा दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम W से सूचित करते हैं। आप इन बातों को ध्यान रखिएगा, तभी आपको एक्सरसाइज में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी होगी। तो आप प्लीज़ इन बातों को जो मैं बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन बातों पर ध्यान। जिसको आता है वो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो अच्छे से समझ लीजिए, और जिसको आता है वो भी देखिए, क्योंकि उसको भी इसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा क्या क्वेश्चन है, पूर्णांक क्या है। अब हमारे क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है शून्य का, एक होता है मतलब धनात्मक संख्या, और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक उसे धनात्मक को भी कहते हैं, ऋणात्मक को भी कहते हैं। पूर्णांक में 3 प्रकार के होता है, एक होता है धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। जैसे कि देखिए -3 -2 -1 ये घटता जा रहा है, फिर 0 के बाद फिर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए 0 फिर यहाँ पे 0 -1 -2 -2 हाँ, फिर -3 -1 -2 -3, फिर यहाँ पे इससे यहाँ से 1 2 3 यहाँ से ये चलता जाएगा, यहाँ से ये चलता जाएगा, फिर यहाँ से भी ये चलता जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसे कि हम Z से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, Z से सूचित करते हैं। तो क्या क्वेश्चन में देखिए, पूर्णांक संख्या में डॉट -3 -2 -1 और 0 के बाद जो है वो है 1 2 3 आदि को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे I से अथवा Z से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, I से अथवा Z से सूचित करते हैं। अब देखिए हमारा शून्य क्या है। शून्य जो है वो देखिए, शून्य मतलब एक पूर्णांक है, यानी कि 0। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह निश्चित रूप से अऋणात्मक पूर्णांक तथा अधनात्मक पूर्णांक है। तो आप अब कहिएगा कि अऋणात्मक और अधनात्मक क्या होता है। अऋणात्मक मतलब हुआ जो, मतलब देखिए 0 -1 -2 -3, इसमें जो 0 लगा देंगे, माइनस वाला में अगर 0 लगा देंगे कि और ऋणात्मक हो गया। अगर प्लस वाले में 0 1 2 3 0 से अगर प्लस वाला शुरू होता है वो तो और धनात्मक, अगर 0 से माइनस वाला शुरू होता है तो वो और ऋणात्मक, अगर 0 से वो नहीं शुरू होता है तो वो धनात्मक समूह, अगर 0 से वो नहीं शुरू होता है तो वो प्लस वाला धनात्मक, अगर 0 से नेगेटिव वाला नहीं शुरू हो तो वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक। उसी को हम बोलते हैं अधनात्मक और अऋणात्मक। तो क्वेश्चन क्या रहता है, शून्य क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही पूर्णांक, लेकिन यह निश्चित रूप से है कि वो अऋणात्मक पूर्णांक तथा अधनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं।
ये देखिए हमको पूर्णांक में क्या बताई थी, तीन तरह की चीज़ रहती, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य, एक धनात्मक। क्योंकि ये बीच में शून्य आता है, उसके बाद इधर का साइड हमारा माइनस वाला होता है, और बाएं की तरफ हमारा क्या रहता है, माइनस वाला साइड, और दाएं की तरफ क्या रहता है, प्लस वाला साइड। तो उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में हमारा 0 भी आता है और ऋणात्मक भी आता है और धनात्मक भी आता है। अब अगला टॉपिक देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जिन संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उन्हें रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य नहीं, अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखिए जिन संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। देखिए जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अगर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 17, तो देखिए 17 मतलब कोई भी टेबल आप पढ़ते हैं, एक को छोड़कर, सिर्फ एक ही में आता है 17, लेकिन एक को छोड़कर या तो 17 में आएगा, नहीं तो आपको पता है किसी भी टेबल में वो नहीं आता है, सिर्फ वो एक, और वो एक स्वयं अपने आप। जैसे कि यहाँ पर देखिए 19, या तो फिर ये एक में आएगा या 19 कन में ही सिर्फ आएगा, क्योंकि 19, तो 1 और 19 जिसका सिर्फ 2 फैक्टर, एक। अब अगर मान के चलिए आपको कोई कह दे कि 19 का फैक्टर लिखिए, तो क्या लिखिएगा, 1 या 19 हो सकता है। अब 2 का फैक्टर आपको कोई लिखने के लिए कह दे, तो क्या लिखिएगा, 1 और 2, क्योंकि ये 1 में आता है और एक 2 में आता है, ये स्वयं अपने आप में आता है। तो जो 1 और जो स्वयं अपने आप में आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अभाज्य या रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे नोट देखिए क्या है कि केवल 2 सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, 2 हमारा क्या है, सम संख्या, 2 उसी को कहते हैं जो 2 से विभाज्य हो सकता, उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। तो केवल 2 सम अभाज्य संख्या है, यानी कि वो इवन प्राइम नंबर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आई होप कि आपको अभाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप तो समझ गए, जिसका 2 फैक्टर हो, सिर्फ एक और वो स्वयं अपने आप, जिसका 2 फैक्टर हो बस वही हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए क्या है, सह अभाज्य संख्या। यहाँ पे क्या है, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, अभाज्य संख्या ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इस मतलब क्या कह रहा है कि वो अभाज्य संख्या भी हो, सह अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं जो अभाज्य संख्या भी हो और उसका अंतर मतलब उसकी डिफरेंस जो हो वो सिर्फ 2 हो। जैसे कि देखिए 3 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या भी है, 5 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, लेकिन अगर आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2। देखिए इसी को कह रहा था कि अभाज्य संख्या ऐसे युग्म में जिनका अंतर 2, अंतर यानी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाओ। तो देखिए 5 में से 3 है, लेकिन ये क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या। देखिए 3 क्यों है अभाज्य संख्या, तो ये आप इसका फैक्टर दीजिए, या तो ये 1 में आएगा या ये 3 में आएगा, स्वयं अपने आप में आएगा। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, या 1 में आएगा या 5 में आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या। तो इसी को कह रहा है, अगर आपसे कोई सह अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ऐसे युग्म है जिनका अंतर 2 हो, क्या है, जिनका अंतर सिर्फ 2 हो, जिनका अंतर सिर्फ 2 हो और वो दोनों क्या रहे, अभाज्य संख्या रहे, क्या रहे, अभाज्य संख्या रहे। तो अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वे जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, सम संख्या। देखिए विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ, आज अगर आप उसको डिवाइड कीजिए, यानी कि आप अगर उसको मतलब डिवाइड कीजिएगा तो वो पूर्णतः हो जाए। जैसे कि देखिए 2 भी क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि अगर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये हमारा पूर्णतः क्या हो गया, विभाज्य हो गया। अगर आप 2 का 4 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4,
ये हमारा क्या हो गया, पूर्णतः विभाज्य हो गया। तो वही सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 आदि जितनी भी होती है वो अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए विषम संख्या उसकी विपरीत क्या होता है, उसकी विपरीत विषम संख्या इनको ओड नंबर, वे सम संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं, और ओड नंबर वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका शेष बच जाए, कुछ ना कुछ उसका शेष बच जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, तो वो ओड नंबर हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे कि देखिए 2 को अगर हम 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, तो कुछ ना कुछ शेष निकला ना। जैसे ही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसमें क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ शेष, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा, तो वो हमारा विषम संख्या। अगर 2 से डिवाइड करते उसमें कुछ नहीं शेष बचता, वो पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या। तो यौगिक या भाज्य संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6 वह विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि यौगिक भाज्य संख्या है। सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है, हमारा 4 है। अब देखिए संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, जिन संख्या के सभी गुणनखंड का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्या, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 6 2 × 6 और 1 + 2 4 + 7 + 14 + 28 यानी 2 × 28। यहाँ पे देखिए जो संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर, जिन संख्या के सभी गुणनखंड का योग संख्या का दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए 28 और क्या है, 28 यहाँ 6 और 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 2 3 6 2 गुने और 1 + 2 + 4 + 7 + 40 और +28 यानी 2 गुने। अब इसको ऐड कीजिए, क्या कह रहा है, सभी गुणनखंडों का योग। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 + 2 + 3 + 6 = 2। अब इसको जोड़िए, 1 और 2 कितना आ गया, 3 3 3 6 6 6 12। तो यहाँ पे 12 आ गया। अब इसको भी गुना कीजिए, तो इसको भी डिवाइड करके कितना आ गया, ऐड करके कितना आ गया 12, और इसको भी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12। अब इसको भी ऐड करेंगे तो हमको कितना आ गया 28। यहाँ पर कितना आएगा 28, और इसको भी अगर आप 2 को 28 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 56। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 56। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में, संपूर्ण संख्या जिन संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या की दुगुना हो उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 और 28, तो 6 का एग्जाम्पल लिए और 28 का एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई के दोनों के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्या। इसी परिमेय संख्या के जो थे वो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th में भी है और ये 10th में। 10th में बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट है, तो अगर आप इस 9th को अच्छे तरह से नहीं समझेंगे तो आपको 10th में समझने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए 40 का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 14 नंबर हमारा जो यहाँ पे परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या तो भूल गए। तो देखिए परिमेय संख्या हमारा रेशनल नंबर वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो
हो और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नहीं हो 0 हो तो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3 -5/2 4 0 3, यानी p/q का रूप मतलब परमेय संख्या का मतलब हुआ भिन्न। भिन्न मतलब क्या होता है? बट्टा। बट्टा मतलब कि जो बट्टे के रूप में रहे उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ मतलब अंश और हर होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए p को हम कह सकते हैं अंश और यहाँ पे q को हम कह सकते हैं हर। अब इंग्लिश में है तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कह सकते हैं। हर मतलब q, तो q बराबर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तभी हमारा वो परमेय संख्या होगा। तो जो p/q के रूप में रहे और जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक के बारे में तो आपको बता चुके हैं कि पूर्णांक चाहे 0 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे मतलब माइनस वाला रहे, चाहे प्लस वाला रहे, बटा में बस q बराबर क्या रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाता है? परमेय संख्या। जैसे कि 2/3 -5/2 4 0 3/5 आदि। तो नोट देखिए 0 एक पूर्णांक होते हुए भी एक परमेय संख्या है। क्या है वो? परमेय संख्या है। 0 एक, ये नोट में 0 एक पूर्णांक संख्या होते हुए भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 0 कौन सी संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि परमेय संख्या का ऑप्शन हो, तो आप परमेय संख्या के ऑप्शन में ही टिक लगाइएगा। अब देखिए परमेय संख्या का दशमलव रूप क्या है? परमेय संख्या के दशमलव रूप आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि देखिए यहाँ से मतलब परमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। शांत या आवर्त होता है। शांत या आवर्त एक ही को कहते हैं। 2/3, तो इसको आप देखिए 3 से अगर 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? पॉइंट फिर 0। यहाँ पर देखिए इसका कभी अंत नहीं होता है, या आप इसको डिवाइड करते जाइएगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 इसी को रेकरिंग बोलते हैं इसको। जैसे कि 0.6 पे आप रेकरिंग लगाने का मतलब होता है वो कभी नहीं रुकता है, वो बढ़ता ही जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता है, इसीलिए हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं? रेकरिंग। और -5/2 यहाँ पर क्या होता है? -5/2। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, माइनस रहने दीजिए अभी, जैसे कि 5 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 1, फिर आप इस यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा, फिर 0 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए इसका अंत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं बचा, इसीलिए टर्मिनेटिंग मतलब होता है समाप्त, कि ये समाप्त हो गया, इसलिए यहाँ पे रेकरिंग नहीं लगाया। जहाँ पे समाप्त नहीं होता है वहीं पर हम क्या लगाते हैं? रेकरिंग लगाते हैं। यही हुआ परमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है 15 नंबर का, जो अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या सिर्फ परमेय संख्या का विपरीत है। जो परमेय संख्या नहीं होता है उसी को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हो, अर्थात परमेय संख्या नहीं होती है, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हुआ जो 2 का पावर 4 हुआ, 3 का पावर, जैसे कि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा। अगर आप वर्गमूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पूर्ण वर्ग के बारे में। तो जिसका पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं हो, ये रूट के अंदर रखी जाती है। कहाँ पे रखी जाती है? ये रूट के अंदर रखी। रूट टू का कभी पूर्ण वर्ग होता है? हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए रूट के अंदर 4 दे दिया था तो 4 के 2 का पावर क्या होता है? स्क्वायर। इसका तो पूर्ण वर्ग होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ये रूट के अंदर में तो रहा नहीं, इसीलिए इसको हम परमेय संख्या कहेंगे। और जो रूट के अंदर रहता है और उसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई हमारा एक क्या है? अपरमेय संख्या। और पाई का जो मान होता है 22/7 वो हमारा परमेय संख्या। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या। अगर आपको मतलब कि घुमाने के लिए दे दिया कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो आप कहिएगा पाई का मान 22/7 होता है तो वो अपरमेय संख्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाई का मान जो 22/7 है वो हमारा क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। और पाई जो रहेगा वो हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरमेय संख्या का यदि दशमलव बदला जाए तो ना तो ये आवर्त मतलब रेकरिंग के रूप में आती है और ना ही इनका कोई निश्चित अंत होता है। ना रेकरिंग मतलब वह जो कभी समाप्ति नहीं होती और ये इसका निश्चित कभी अंत नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखिए नोट पाई एक हमारा क्या है? अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 हमारा एक परमेय संख्या है।
तो यहाँ पे देखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो √2 का √3 का, ये सॉरी यहाँ पे √3 होना चाहिए था। तो √2 का √3 का 22/7 को आप 3 दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, 3.14 के रूप में 1.4, और √2 का इसका आपको इसका मान आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे कि √2 का मान हो गया 1.414 और √3 का हुआ 1.732। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करना बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलते रहे और हम आगे की चैप्टर को सॉल्यूशन करते रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।